हाँ, नमस्कारम। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और अमीबा में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, सो अब हम करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ह्यूमन में क्या होता है, माउथ होता है जिससे हम फूड को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सपोज ये माउथ वाला रीजन है। ठीक है, और यहाँ से फूड एंटर करता हुआ एक ट्यूब के जरिए जाता है। एक ट्यूब के जरिए ये फूड आगे तक जाता है। ठीक है, तो इसको तो रीजन को भी बोलेंगे माउथ। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस। अब जो ईसोफेगस है ये आगे ज्वाइन करती है स्टमक को। सो ये है स्टमक। स्टमक के बाद शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम स्मॉल होता है, लेकिन इसकी लेंथ लॉन्ग होती है। कहते इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रिएक्टम और एनस। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिएक्टम, और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं एनस। फूड यहाँ से एंटर करता है, फूड यहाँ से एंटर करता है और ऐसे मूव करता हुआ डाइजेस्ट हो जाता है, और वेस्ट जो पार्ट है, वेस्ट पार्ट एनस से बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस टोटल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको सिंपली कहते हैं गट। गट, तो कुछ लोग बोलते हैं गट फीलिंग, गट फीलिंग। तो गट ये है, मतलब ये होती है गट सारी। तो अब फूड एंटर करता है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन के केस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स को कौन बनाता है, ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, और अब अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सीक्रेशन को, यानी जो भी वो केमिकल बनाते हैं, जो भी वो हार्मोन बनाते हैं, जो भी वो एंजाइम बनाते हैं, वो अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंडोक्राइन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सोक्राइन क्या करते हैं, ये अपने सीक्रेशन को एक डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं, यानी एक नाली के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशन को टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं जहां पर उस सीक्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है, डक्ट होती है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड के अगर हम एग्जांपल दें तो कौन कौन से एग्जांपल हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, एड्रेनल है, थायराइड है, काफ़ी सारे। ये सब के सब ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन से ग्लैंड आते हैं, इसमें आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो हम अभी करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाते हैं, माउथ में होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, जो जहाँ पसीना बनता है, स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं, स्किन में होते हैं, जो स्किन को ऑयली रखते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं इनको, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल सिक्रीट करते हैं। सो ये सब क्या है, इन सब में डक्ट होती है, ये अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। ये जो ग्लैंड है ये दोनों होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि इसमें कुछ सिक्रीशन होती हैं जो ये डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लेकिन कुछ हॉर्मोन्स को ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इसको हम दोनों ग्लैंड में एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, या दोनों के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। अब जो खाना माउथ में आया, माउथ में होते हैं टीथ, टीथ खाने को चबा देते हैं, पीस देते हैं, जिसको हम कहते हैं मास्टिकेशन। जब टीथ क्या करते हैं, खाने को चबा देते हैं। माउथ में कई सारे ग्लैंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 टाइप के ग्लैंड पढ़ेंगे जो सबसे मेन है। उनके नाम हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये भी 2 ग्लैंड होते हैं जो माउथ में होते हैं, जो सलाइवा बनाते हैं। एक होते हैं, एक दूसरा टाइप का ग्लैंड है, उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है सब मैंडिबुलर का, सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये भी 1 पेयर होता है, ये भी 2 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड भी 2 होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी 2 होते हैं। तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड ये टंग के नीचे होते हैं, जीभ के नीचे होते हैं, और ये भी पेयर में होते हैं। तो ये तीनों टाइप के ग्लैंड जो हैं पेयर्ड ग्लैंड हैं। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और उस सारे सिक्रीशन से मिलकर क्या बनता है, सलाइवा। इस सारे सिक्रीशन से मिलकर बनता है सलाइवा। जो मुंह में थूक बनता है या लार बनती है, वो क्या है, सलाइवा होता है, और वो ये ग्लैंड्स बनाते हैं। अब ये सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा फूड की डाइजेशन करता है,
ठीक है। अब ये सलाइवा क्या काम करता है, एक तो फूड की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, माउथ में ही फूड की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, माउथ को क्लीन रखता है, साफ रखता है माउथ को, ठीक है। ये कुछ माइक्रोब्स को किल भी कर देता है, कुछ बैक्टीरिया को मार भी देता है, तो समवट क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, या एंटी माइक्रोबियल है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। और क्या खास बात है, अगर हम डाइजेशन में देखें तो डाइजेशन कैसे करता है सलाइवा, सलाइवा जो है ये स्टार्च की डाइजेशन करता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर ब्रेड ले लो, फिक्का फिक्का ब्रेड ले लो, उस ब्रेड को आप मुंह में रख कर चबाओ तो कुछ समय बाद वो फिक्का ब्रेड चबने के बाद मीठा लगने लगता है। या अब दूसरा एग्जांपल, आप रोटी ले लो, फिक्की है, उसको आप मुंह में रख के चबाओ, कुछ समय चबाने के बाद वो रोटी भी हल्की सी मीठी लगने लगती है। तो उसकी वजह क्या है, वो मीठी क्यों लगती है, क्योंकि उस ब्रेड में या उस रोटी में स्टार्च होता है। जैसे ही आप उसको चबाते हो तो माउथ में जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और शुगर मीठी होती है, ठीक है, इसलिए हमें ब्रेड या रोटी मीठी लगने लगती है। तो इस तरह से क्या है, फूड की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और माउथ में ग्लैंड्स होते हैं, और वो उन सब का जो सिक्रेशन होती है उसको कलेक्टिवली सलाइवा कह देते हैं, ठीक है। अब ये फूड जो है यहाँ से, अच्छा, फूड जो है गीला हो जाता है, सलाइवा से गीला हो जाता है, तो इसलिए फूड को एनगल्फ करने में या निगलने में जो है आसानी होती है। सलाइवा गीला हो जाता, गीला कर देता है फूड को, जिससे हम फूड को निगल सकते हैं। अगर आप कोई सूखी चीज़ ले रहे हो उसको निगलना मुश्किल है, अगर गीली चीज़ है उसको निगलना आसान होता है, इसलिए फूड को निगलने के लिए, आसान करने के लिए सलाइवा हेल्प करता है। अब ये फूड जो है वो मूव करता है माउथ टू ओइसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। ओइसोफेगस का इसको एक नाम और भी कहते हैं, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। सिंपली फूड पाइप है, फूड खाली मूव कर रहा है और स्टमक तक जाता है। अच्छा, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसमें मसल्स की बनी होती है, ये मस्कुलर होती है, तो उससे क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स मूव करती हैं, ठीक है, जिससे क्या है, फूड मूव करता है। कैसे फूड मूव करता है, सपोज जैसे ऐसा कुछ टूथपेस्ट वगैरह है, जैसे ट्यूब है, अब ये मान लो ट्यूब खाली है, तो इसमें थोड़ी अगर ट्यूब है बची हुई, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ से दबाते हैं, ऐसे इसको इस तरफ से दबाते हुए हम इसके अंदर के मटेरियल को आगे की तरफ मूव करते हैं, और फिर ढक्कन खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से इसमें एलिमेंट्री कैनाल में भी मूवमेंट होती है, और क्या होता है, ये जो ओइसोफेगस है या एलिमेंट्री कैनाल है, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है ऐसे, इस तरह से ये मसल्स मूव करती है, जिससे जो फूड है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स की इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ये इस तरह से मूव करती है, जिससे फूड जो है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, अपने आप होते रहते हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। मतलब एक तरह से बॉडी कंट्रोल करती है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते अपनी इच्छा से। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक में एंटर कर जाता है, स्टमक भी कहीं अपने आप खुद ऐसे हल्का मूव करता रहता है, जिसकी वजह से फूड जो है मिक्स हो जाता है। अब स्टमक में भी ग्लैंड होते हैं, स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की वॉल में ग्लैंड होते हैं, जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजों को सिक्रीट करते हैं। एक तो सिक्रीट करते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे सिक्रीट करते हैं
ये इसको पेप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और क्या सिक्रेट करते हैं? तीसरा, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। अब क्या होता है, HCl क्या काम करता है? ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या काम करता है, अगर फूड में से कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया फूड के साथ, उस बैक्टीरिया को ये एसिड किल कर देता है, जिससे कोई भी माइक्रोब है, हार्मफुल माइक्रोब है, उन सबको किल कर देता है, तो बेनिफिशियल होता है। दूसरा, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये पेप्सिन एंजाइम जो है एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है। अगर इसको काम करने के लिए एसिडिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, और एसिडिक कंडीशन को कौन प्रोवाइड करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अब HCl क्या है? एसिड है, तेजाब है, ये जला सकता है, किसी मेटल को भी जला देता है, तो ये स्टमक को भी हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्टमक की वॉल की HCl से कौन प्रोटेक्शन करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस है, जो क्या करता है, स्टमक की वॉल को ऐसे प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे HCl जो है इस म्यूकस पे एक्ट करता रहता है, और इस म्यूकस को डिग्रेड करता रहता है, म्यूकस नया बनता रहता है। लेकिन इससे क्या होता है, स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट हो जाती है। इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ों को सिक्रीशन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये HCl अगर एक अमाउंट से ज़्यादा बन जाए, अगर HCl बहुत ज़्यादा बन जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, तब क्या है, स्टमक में जलन हो जाएगी, एसिड ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन को ही एसिडिटी कहते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, कोई मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, या जैसे इनो लेते हैं या मीठा सोडा लेते हैं। तो जो इनो होती है या मीठा सोडा है, जो वो क्या होता है, मीठा सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है। ये क्या है, ये इन दोनों में क्या होते हैं? बेस होते हैं, और ये एसिड है। तो एसिड के इफेक्ट को कौन कम करता है? बेस ही करता है। इसलिए इनो और मीठा सोडा स्टमक में जाकर के HCl के इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे हमें एसिडिटी से बेनिफिट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। अब जो फूड है वो कुछ थोड़ा सा हल्का सा डाइजेस्ट हो चुका है, थोड़ी स्टार्च डाइजेस्ट हो चुकी है, प्रोटीन भी कुछ डाइजेस्ट हो चुका है। अब वो फूड मूव करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम की स्मॉल है, लेंथ में सबसे बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? ऑलमोस्ट 7 मीटर इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटे से स्टमक में रखी होती है, इसका मतलब वो कोयल हो जाती है, हाईली कोइल्ड होती है। ये तो मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत हाईली कोइल्ड होती है, और 7 मीटर की जो है हमारे एब्डोमेन में रखी होती है, कोइल्ड होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इस जगह पर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लीवर। तो ये ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। लीवर क्या करता है? ये लीवर भी एक कुछ अपने सिक्रीशन बनाता है, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस बनाता है। लीवर के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में लीवर क्या करता है? बाइल जूस को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है, और फिर गोल ब्लैडर से उस एंजाइम को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर देता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर गोल ब्लैडर भी होता है, अगर हम दिखाना चाहें।
अब यहाँ से एक ट्यूब निकलती है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे ज्वाइन करती है, ठीक है। तो बाइल जो सिक्रेशन है वो लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही यहाँ पर एक और ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये भी कई टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है, ठीक है। अभी हमने पीछे किया भी था। पैनक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन बोथ काइंड की वैरायटी, बोथ काइंड की प्रोसेसेस शो करता है, ठीक है। अब पैनक्रियाज में क्या क्या, पैनक्रियाज क्या क्या सिक्रेट करता है? पैनक्रियाज सिक्रेट करता है, एक तो एंजाइम सिक्रेट करता है ये लाइपेज, एक एंजाइम सिक्रेट करता है ये ट्रिप्सिन, ठीक है। और एक ही एंजाइम सिक्रेट करता है अमाइलेज, ठीक है। सो अब यहाँ से जो स्टमक से जो फूड आया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब उस फूड में जो फैट होता है, फैट, अब फैट के वहाँ उस टाइम पर बड़े बड़े गोले होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो बाइल जूस क्या कर देता है? फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल जूस कर देता है। अब जो फैट है वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट चुका है, लेकिन अब ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाली स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हुआ है। अब इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है लाइपेज एंजाइम, और ये क्या कर देता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट कर देता है और क्या बनाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब फैट जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन करता है। पीछे पेप्सिन ने भी कुछ प्रोटीन के डाइजेशन किया और फिर कुछ आगे डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये आया एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को आगे डाइजेस्ट कर देता है उसके मोनोमर में, ग्लूकोज वगैरह में, ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वगैरह में डाइजेस्ट कर देता है अमाइलेज एंजाइम। तो अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर डाइजेशन होती है, ऑलमोस्ट सभी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। अब तक फूड में क्या क्या आया था? फूड में आया था कार्बोहाइड्रेट। कुछ कार्बोहाइड्रेट तो देखो यहाँ माउथ में डाइजेस्ट हुआ, स्टार्च डाइजेस्ट हो गई थी कुछ। उसके बाद जो है बाकी कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर दिया और कंप्लीटली ग्लूकोज वगैरह, मोनोमर वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह वो सब बना दिए। प्रोटीन जो था पेप्सिन एंजाइम ने कुछ डाइजेस्ट किया और कुछ ट्रिप्सिन एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया और फाइनली प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब फैट जो है बाइल जूस की हेल्प से और लाइपेज एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो चुका है। अब फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है जितनी डाइजेशन होनी थी। अब उसके बाद आता है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। इन स्ट्रक्चरों को बोलते हैं विलाई। काफी सारे होते हैं ये, इनको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो ये फैटी एसिड बने हैं, अमीनो एसिड बने हैं, ग्लिसरॉल बना है, ग्लूकोज बना है, उन सब मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विलाई, और विलाई से ये सारा मटेरियल कहाँ जाता है? ब्लड में चला जाता है।
अब ब्लड में चला गया जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल था। अब ब्लड में से ये सारा डाइजेस्टेड फूड उन सभी सेल्स तक पहुंच जाता है जिनको इस मटेरियल की नीड होती है। अब उसके बाद जो मटेरियल बचा है वो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लेंथ छोटी होती है। कितनी होती है? ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कोई डाइजेशन नहीं होती, लेकिन कुछ लिमिट तक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा इसमें बाकी कोई डाइजेशन कुछ नहीं होता। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या है? वेस्ट है, और वो वेस्ट मूव कर जाता है रिएक्टम में। रिएक्टम में वो वेस्ट जो है टेम्पोरेरीली स्टोर हो जाता है। जब रिएक्टम में एक स्पेसिफिक अमाउंट में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेन के एक सिग्नल जाता है, और हम क्या कर देते हैं? उसको एनएस के जरिए रिमूव कर देते हैं, वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अब जो ये वेस्ट निकला है एनएस के जरिए, इसी को बोलते हैं एक्सक्रीटा, ठीक है, या फीसिस भी बोलते हैं। तो ये सब जो है ये सब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो वेस्ट है, ठीक है। जो अब क्या है तो ये था डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो मैंने टॉपिक लिखा था डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इसमें हम एक ये भी लिख सकते हैं फिर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वो देखें लेंथ, तो कितनी होती है? 7 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, तो कितनी होगी? 8.5 मीटर तो यही होगी। और बाकी जो हिस्सा बचा है ये ओइसोफेगस वगैरह, रिएक्टम वगैरह, ये सब ये होता है ऑलमोस्ट हाफ मीटर, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ कितनी होती है? ऑलमोस्ट 9 मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो मांस खाने वाले जानवर हैं, कार्निवोरस एनिमल हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कम होती है, लेकिन जो घास खाने वाले वेजिटेरियन जो ऑर्गेनिज्म है उनके एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज़्यादा होती है, लंबी होती है, ठीक है। जैसे काऊ बफलो वगैरह है, उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज़्यादा है, बट टाइगर लॉयन है उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ स्मॉल है। तो ह्यूमन के केस में हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो वेजिटेरियन या घास खाने वाले जानवरों से मिलती है, क्योंकि उनकी भी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है और ह्यूमन की भी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। तो ये था कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं सोचूं और कुछ तो नहीं है, हाँ और कुछ तो नहीं है। हाँ एक चीज़ बतानी रह गई, जो ये बाइल जूस था ये एक तो काम करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक और काम करता है, ये जो बाइल जूस है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन। तो जो ये जो पेनक्रियाज के एंजाइम होते हैं ये अल्कलाइन नेचर में या बेसिक नेचर में काम करते हैं। जो फूड आया है स्टमक से वहाँ उसमें एसिड मिक्स था, उसका नेचर एसिडिक होता है, तो उसके एसिडिक नेचर को कम कर देता है और उस फूड को बेसिक नेचर का बना देता है। कौन? बाइल जूस। तो बाइल जूस ये काम भी करता है, ठीक है। तो ये था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नमस्कारम।